नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर भारत और मैं आपके साथ सृष्टि जैन। को शुरू करके हैं खबरों का सिलसिला। मध्य भारत में आपको बता दें, मामला जनपद फिरोजाबाद के तहसील सिरसागंज का है, जहां पर रुधैनी गांव के रहने वाले देवेंद्र शर्मा की 75 बीघा जमीन सिरसागंज एसडीएम विवेक राजपूत के कोर्ट में विचाराधीन थी, लेकिन एसडीएम ने दूसरे पक्ष के हक में जजमेंट देने के बाद 5 दिन में अपने रिश्तेदारों के नाम पर जमीन का बैनामा करा दिया। इस खेल में नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षण और लेखपाल पेशकार ने मिलकर इस बड़े घोटाले को अंजाम दिया। तो वहीं इस पर एक्शन लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल एसडीएम समेत 5 अधिकारी और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। हमारी जो जमीन थी वो जो है उसका बैनामा कर दिया गया और उसमें जो प्रशासनिक अधिकारी सब मिले जुले हैं उनके षड्यंत्र से हुआ है। दूसरी हमारी फसल को नष्ट कर दिया, उसका हमें मुआवजा मिला, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। लिहाजा जो हम चाहते हैं कि हमारे जो बैनामे हुए वो निरस्त किए जाए और जो है दूसरी बात ये है कि उसका मुआवजा दिलाया जाए, फिर अधिकारियों को दंडित किया जाए। अब तक जो कार्रवाई उससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। ये तो श्रावस्ती में पिछले दिनों आई बाढ़ को लेकर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने वाले लोगों को पुरस्कार दिया। साथ ही सीएम ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर उन्हें बाढ़ राहत सामग्री भी वितरित की। प्रभावित क्षेत्र हैं 116 गांव पूरी तरह या आंशिक रूप से बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। 15 गांवों में कटान की स्थिति है। 76,000 की आबादी इससे प्रभावित हुई है। 23,500 से अधिक कृषि भूमि बाढ़ की चपेट में आई है। यहां पर बचाव और राहत कार्य के लिए एनडीआरएफ, पीएससी के फ्लड यूनिट और एसडीआरएफ को भी लगाया गया है, जिसमें मोटर बोट के साथ में वहां पर अन्य बचाव के कार्य कर रहे हैं। नौकाओं की व्यवस्था भी की गई है। इसके साथ ही यहाँ पे 4 जनहानि जनपद में हुई है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर प्रदेश सरकार ने पहले से व्यवस्था की है कि जो भी व्यक्ति इन बाढ़ की चपेट में या जो गांव मैरुंड होते हैं, बाढ़ की चपेट में आते हैं, उनके लिए राहत पैकेट की व्यवस्था, जिसमें से कुछ राहत पैकेट अभी आपके सामने हम लोगों ने वितरित किए हैं। उन्नाव में बुधवार की सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में कुल 18 यात्रियों की मौत हो गई। यह हादसा डबल डेकर बस के दूध के कंटेनर में पीछे से टक्कर लगने के कारण हुआ, जिसमें लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर दूध कंटेनर में तेज रफ्तार बस पीछे से जा घुसी। वहीं इस हादसे में 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसा इतना भीषण था कि इसे देखकर वहां ग्रामीण सहम गए। जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है, उस पर एक दूध से भरे कंटेनर में और एक पैसेंजर बस में कॉलिजन हो गया, जिसमें 18 लोगों की मृत्यु हो गई है एवं 19 लोग घायल हो गए। घायलों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। 5 घायलों को रेफर किया जा रहा है लखनऊ बेहतर उपचार के लिए और सभी बचाव कार्य किए जा रहे हैं। और जो मृतक और घायल है उनकी पहचान सुनिश्चित की जा रही है, उनके परिजनों को सूचित किया जा रहा है। नंबर भी जारी कर दिए गए हैं जिस पर वो फोन करके सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अभी 18 की रिपोर्ट है। जनपद ललितपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में गोली लगने से तीनों बदमाश घायल हो गए थे, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाशों ने गत 5 जुलाई को ललितपुर में बैंक से लूट की वारदात को अंजाम दिया था और फरार हो गए थे। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सुराग मिले थे, जिनके जरिए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। देखिए, 3 लोगों के साथ जो है आज पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसमें इनके द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर जो है फायर किया गया था, जिसमें जवाबी कार्रवाई में जो है 3 लोग हैं। एक अनुज कुमार है, एक चंदन है, एक बीरू कुमार है। इन तीनों को जो है गोली लगी है और इनको तत्काल इलाज जो है वो इनका कराया जा रहा है। ये तीनों लोग बिहार के कटिहार के रहने वाले हैं। जो इनसे जो शुरुआती पूछताछ हुई है उसमें पता चला है कि इनका अंतर्राज्यीय जो इनका एक संगठित गिरोह है, जो अलग अलग राज्यों में, यूपी के अलग अलग जिलों में इनके द्वारा जो है कई घटनाएं जो है वो कारित की गई हैं, जिसमें इनके द्वारा लूट
मुख्य रूप से और टप्पेबाजी की घटनाएं जो है वो इनके द्वारा की गई है। इनके द्वारा हमारे जनपद में जो है 5 जुलाई को एक लूट की घटना जो है वो की गई थी। साथ ही अन्य जनपदों में भी जो है, जिसमें मुजफ्फरनगर, एटा, बस्ती, झांसी और बिहार के कुछ जिलों में भी इनके द्वारा घटनाएं जो हैं वो की गई हैं। जो इनके अपराध करने का जो तरीका इनसे पता चला है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि ये लोग कभी भी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल जो है वो नहीं करते हैं। ये लोग जो बाइक का इस्तेमाल करते हैं वो चोरी की बाइक का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। नंबर प्लेट जो है वो OLX पे जो नंबर प्लेट जो गाड़ियाँ बिकने के लिए लगी रहती हैं उनका नंबर प्लेट जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ये प्रॉपर बैंकों की रेकी जो है वो करते हैं पहले, और उसमें जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, उनको ये लोग टारगेट करते हैं और उनका पीछा करके उनके साथ ये घटना जो है वो करते हैं। इसमें हमारी टीम के द्वारा जो है सैकड़ों CCTV कैमरेज जो हैं वो देखे गए। उसके आधार पे इनका रूट चार्ट जो है वो बनाया गया। इसके लिए कई जनपदों में हमारी टीमें जो है वो गई और जा कर के जो है इनके जो संभावित स्थान हो सकते हैं जहाँ पे ये रुकेंगे, उस जगहों को भी आइडेंटिफाई किया गया और वहाँ से जिस होटल में ये लोग ठहरे थे उसकी भी पहचान की गई और वहाँ पे ये लोग फर्जी आधार कार्ड बनवा करके जो है वहाँ पर रुके हुए थे, उसको भी पहचान की गई है। साथ ही इनके द्वारा जो बाइक जो अपराध में यूज हुई है उसको भी ये लोग जहाँ पर रुकते हैं वहाँ पे न रख करके अलग जगह पे कोई सार्वजनिक पार्किंग स्थान हो सकता है वहाँ पे इनके द्वारा पार्किंग जो है वो की जाती है। और जो लूट का जो पैसा है वो इनके द्वारा जो है ऑनलाइन तरीके से अपने जो रिश्तेदार हैं उनके खातों में जो है वो भेजा जाता है। साथ ही जो राह चलने वाले लोग हैं उनसे मोबाइल फ़ोन ले करके अपने परिवार में जो इनके गिरोह के ही सदस्य लोग हैं उनको फ़ोन करके उनको बुला करके पहले से ही निर्धारित जो स्थान है वहाँ पर कैश जो है वो दे देते हैं ताकि इनके पास से कोई चीज़ जो है बरामद ना हो सके। तो ये इनके पास से काफ़ी बरामदगियाँ जो हैं वो हुई हैं। इनके पास से तमंचे, मोटरसाइकिल दोनों जो इस्तेमाल हुई थी वो बरामद हुई है। इनके बैंक अकाउंट्स में जो पैसे भेजे गए थे लगभग 2.5 लाख के आसपास जो है वो उसको फ्रीज जो है वो किया गया। जनपद ललितपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय लुटेरी गैंग की सदस्य 3 बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। बताते चले कि उक्त तीनों बदमाश जनपद ललितपुर में विगत दिनों किसान से हुई लूट के मामले में वांछित चल रहे थे। उक्त आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की 8 टीमें लगी हुई थीं। बताते चले कि विगत दिनों ग्राम रोड़ा निवासी किसान रोशन सिंह जब बैंक से 1,70,000 रुपये लेकर अपने घर जा रहा था तभी इलाइट के पास अचानक 2 बाइक सवार बदमाश उसके पास आए और झपट्टा मारकर रोशन सिंह के हाथ से रुपयों से भरी पॉलीथीन को लेकर फरार हो गए थे। पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए आसपास के CCTV कैमरों के फुटेज खंगाले और 2 बदमाशों की फोटो सोशल मीडिया के माध्यम से जारी की थी और उक्त बदमाशों पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। बताया जा रहा है कि कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम देलवारा के समीप पुलिस ने 2 बाइक पर आ रहे 3 बदमाशों को जब रोका तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली लगने से 3 बदमाश घायल हो गए, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर उपचार के लिए जिला चिकित्सालय ललितपुर भिजवाया। इस पूरे मामले का पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ने खुलासा करते हुए बताया है कि यह तीनों बदमाश अंतर्राज्यीय लुटेरी गैंग के सक्रिय सदस्य थे और एक संगठित गिरोह के रूप में अलग अलग जनपदों में इसी तरह से रैकी करते थे और लूट व स्नैचिंग जैसे अपराधों को अंजाम देते थे। उक्त बदमाशों द्वारा उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में इसी तरह आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया गया है। लंबे अरसे से इन बदमाशों की तलाश जारी थी। उक्त बदमाश बिहार राज्य के कटिहार के निवासी बताए जा रहे हैं। जनपद पुलिस के लिए उक्त बदमाशों की गिरफ्तारी एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। ANB न्यूज के लिए ललितपुर से सूर्यकांत त्रिपाठी की रिपोर्ट। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने आज आजमगढ़ स्थित थाना कंघारपुर प्रातः लगभग 11 बजे से 12 बजे के बीच अपने यात्रा के दौरान औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में लगभग 1.5 दर्जन बसों को मानक विहीन बताया।
इसी मौके पर उन्होंने परिवहन विभाग के अधिकारियों और लोकल थाना इंचार्ज को बुलाकर उक्त बसों को सीज करने के भी निर्देश। बहराइच में बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट स्थित धरना स्थल पर सैकड़ों की संख्या में एकत्रित हुए शिक्षकों ने जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही विभिन्न शिक्षक संगठनों के बैनर तले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही शिक्षा मंत्री को संबोधन पत्र सौंपा गया। मेरा नाम विद्या विलास पाठक है। मैं कर्मचारी, शिक्षक, अन्वेषक और शिक्षा मित्र संयुक्त मोर्चा का जिला संयोजक हूँ। आज आप लोग द्वारा प्रदर्शन के लिए ज्ञापन सौंपा गया है, क्या उद्देश्य? हमारा अपना कोई मुद्दा नहीं है, हमको लड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। शिक्षक समाज और हमारे पूरे शिक्षक समाज कर्मचारियों का एक मुद्दा है कि हम इस समय भी कार्य कर रहे हैं, लगातार पढ़ा रहे हैं, समाज में सभ्य नागरिक बनाने का काम कर रहे हैं। ये सरकार हम लोगों को बदनाम करना चाहती है। कैसे? इनके द्वारा 2015 से किसी प्रकार का कोई प्रमोशन नहीं दिया गया, इनके द्वारा कोई पदोन्नति नहीं की गई, इनके द्वारा ट्रांसफर नीति आज तक लागू नहीं कर पाई गई। आज हमारे कई से सैकड़ों विद्यालय बहराइच के बंद हैं, वहाँ शिक्षकों की व्यवस्था नहीं कर पाए। इसके बावजूद ये चाहते हैं कि बच्चों की जहाँ आज भीड़ इतनी विभीषिका है, जहाँ बाढ़ से हमारा कम से कम सैकड़ों स्कूलों से अधिक प्रभावित है, मुख्यमंत्री का दौरा चल रहा है, वहाँ ये कहते हैं कि सारे रजिस्टर को डिजिटल कर दीजिए। नेट की बात छोड़िए, जब नेट के लगे हुए खंभे ही उखड़ चुके हैं तो अध्यापक कहाँ से अपना दे देगा। दूसरी चीज़, जो चीज़ आप चाहते हो उसके लिए आधारभूत संरचनाएं चाहिए। आपने हमको कोई ऐसा डाटा नहीं दे रखा है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है जिससे हम कोई ऐसे स्मार्ट सिटी में हम लोग नहीं रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रीय है जहाँ नेट रहता ही नहीं है। चाहते क्या है आप? हमारा सीधा सा है कि हम जो ये आदेश हुआ है महानिदेशक का, ये वापस हो रहा है। ये काला आदेश है, इसका हम विरोध तब तक करेंगे जब तक ये आदेश वापस नहीं हो जाता है। अगर इन्होंने वापस नहीं लिया तो 29 तारीख को, आज के बाद 15 तारीख को फिर यही हम लोग धरना देंगे। ये पूरा शिक्षक समाज पूरा है, ये यहीं पर धरना देंगे 15 तारीख को और ज्ञापन देंगे। इसके बाद भी बात नहीं मानी गई तो 29 तारीख से महानिदेशक कार्यालय पर हम लोग अनिश्चितकालीन धरना देंगे। ये पूरा संगठन, पूरा समाज, 6 लाख शिक्षक वहाँ जुटेगा और हाँ पूरे प्रदेश का, जब तक काला कानून वापस नहीं हो जाएगा तब तक ये चलेगा। ये अव्यवहारिक है और नियम विरुद्ध भी है। बेसिक शिक्षक नियमावली में कभी भी ये नियम ही नहीं है कि ऑनलाइन हाजिरी की जाएगी। ना जब हम नौकरी में आए थे तब कोई ऐसी सेवा शर्तों में। यूपी के फतेहपुर जिले में 24 घंटे के अंदर 2 तहसील क्षेत्रों में एक मासूम, 4 महिलाएं सहित 6 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची और पूरे घटनाक्रम की जांच पड़ताल करते हुए देविया आपदा राहत कोष के अंतर्गत 4-4 लाख की आर्थिक मदद देने की कार्रवाई शुरू कर दी। देखिए, आज दिनांक 11 जुलाई को सदर तहसील के 2 गांवों में अलग अलग घटनाओं में कुल 4 महिलाओं की आकाशीय विद्युत से मृत्यु हो गई है, जबकि कल जनपद के खागा तहसील में अलग अलग घटनाओं में 2 व्यक्तियों की आकाशीय विद्युत से मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार पिछले 24 घंटों में इन 3 घटनाओं में कुल 6 व्यक्तियों की आकाशीय विद्युत से मृत्यु हो गई है और साथ ही कुछ पशुओं की भी, 3 पशुओं की वो भी आकाशीय विद्युत से इन्हीं घटनाओं में मृत्यु हो गई है। इनको अहेतुक सहायता 4 लाख रुपए प्रदान किए जाने का इसमें प्रावधान है। उसके अंतर्गत 24 घंटे के अंदर ही ये कार्रवाई पूर्ण कर ली जाएगी। लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। बारिश के मौसम में जब आकाशीय विद्युत चमक रही हो उस समय क्या सावधानियां बरतनी है, क्या करना है, क्या नहीं, इस बारे में हम लोग लगातार इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो लोगों को इस समय थोड़ा सावधानी से घरों के अंदर ही रहने की अपील भी की जाती है कि जिस समय आकाशीय बिजली आसमान में चमक रही हो उस समय यथासंभव घरों में सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। कुछ लोग घायल भी हुए सर इसमें? 3 लोग घायल हुए हैं। आज सदर तहसील की घटना है कुरुस्ती कला की। 3 लोग घायल हैं। सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है
मौके पे तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पुलिस विभाग के क्षेत्राधिकारी हैं मौके पे और सभी आवश्यक कार्रवाई की जाए। थाना मलवा अंतर्गत ग्राम बरमतपुर में भैंस को बांधते समय आकाशीय बिजली गिरने से शिखा देवी पुत्री विमल रैदास, जिनकी उम्र लगभग 21 वर्ष है, गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसको इलाज हेतु जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम कार्रवाई कराई जा रही है, अशुविधिक कार्रवाई की जा रही है। मामला एटा के थाना मारहरा का है, जहां पर पिता अधेड़ प्रसंग की भेंट चढ़ गया। पड़ोस में रहने वाले आरोपी ने प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमिका के पिता की सोते समय गला रेत कर निर्मम तरीके से हत्या कर दी, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस अभी घटना की जांच कर रही है। उनकी हत्या कर दी गई है धारदार हथियार से। इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया ये संज्ञान में आया है कि इनमें आपस में पारिवारिक कुछ रंजिश थी और उसी के तहत उसने मर्डर किया है। लड़की पर कमेंट वगैरह करता था और इसका इधर से विरोध वगैरह किया गया था। और भी मोटिव हम लोग तलाश कर रहे हैं। अभी परिजन दुखी हैं। इसमें शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी, नामजद रिपोर्ट की जा रही है। जो भी इसमें संलिप्त होगा उसके कठोर कार्रवाई। हरदोई में ढाबा मालिक के घर में आग लग गई, जिससे एक महिला समेत 3 लोग इसमें झुलस गए। सभी को सीएचसी के लखनऊ भेज दिया गया है। एएसपी ने बताया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, जबकि लोग घर में रखे डीजल को निकालते समय अचानक आग लगने की चर्चा कर रहे थे। ये मामला थाना मल्लावा अंतर्गत कल्याणपुर का है, जहां पर गिरजा शंकर जी का घर है। वहीं पर शॉर्ट सर्किट से आज उनके घर में आग लग गई और उस समय उनके कपड़ों और अन्य सामानों में आग लग गई और उसको बुझाने के लिए लुमा, अनमोल, प्रवीण उस समय घर में थे। इन्होंने प्रयास किया। उस प्रयास में ये तीनों लोग जल गए हैं और इनके परिजन द्वारा तत्काल इनको सीएचसी मल्लावा ले जाया गया। वहाँ से इनको बेहतर इलाज हेतु लखनऊ रेफर कर दिया गया है और वर्तमान में आग पर काबू पा लिया गया है। किस प्रकार कानून व्यवस्था समझ आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में सरेंडर किया है। संजय सिंह की तरफ से पेश हुई जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने जमानत और मुख्यलचे पर रिहा करने का आदेश लगाया है। आपको बता दें, स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत में हुई सुनवाई आचार संहिता उल्लंघन के आरोपी से जुड़े मामले में। सर, किस मामले में आप सरेंडर किए थे, क्या हुआ? देखिए, बंधुआ कला में एक चुनाव प्रचार के दौरान मेरे खिलाफ मामला लिखा गया। निराधार, बेबुनियाद, तथ्यों से परे, दुर्भावना के कारण, प्रशासन की दुर्भावना के कारण एफआईआर लिखा गया। और मेरे साथ यही नहीं हो रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश के जिले जिले में एफआईआर हो चुकी है। कल खलीलाबाद था, आज सुल्तानपुर का मुकदमा था, इसमें मेरा अवेलेबल वारंट था और इसीलिए आज यहाँ माननीय न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत हुआ। उन्होंने मुझे जमानत दी है। मेरी ओर से हमारे 2 साथियों ने जमानत ली। वकील साहब मदन सिंह जी ने अपनी दलील न्यायालय के सामने रखी है और आगे अब इस मामले का जब ट्रायल शुरू होगा तो उसमें पूरा सहयोग करेंगे। सर, एक और आज मामला था जो 23 साल पुराना, जिसमें फैसला आना था। आने दीजिए। क्या था मामला वो? आने दीजिए उसका। वो भी बिजली पानी के आंदोलन का मामला था, उसमें फैसला आने दीजिए। सर, इस समय सरकार पे तमाम विपक्षी दल हमलावर है। आरक्षण का मुद्दा हो या रोजगार का मुद्दा हो, क्या कहेंगे इस पे सरकार फेल हो रहा है? देखिए, संविधान और आरक्षण ये 2 बड़ा मुद्दा है जिसके खिलाफ पूरे देश की जनता ने अपना जनादेश दिया, खास करके उत्तर प्रदेश के लोगों ने। अब दिक्कत ये है कि उसकी वजह से जो मौजूदा सरकार है, जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनका दल है, वो लगातार एक एक व्यक्ति को टारगेट करने पे लगा हुआ है। अरविंद केजरीवाल जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है, मुझे 6 महीने जेल में रखा। आपने भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में कभी नहीं सुना होगा, बगैर ऑर्डर की कॉपी के हाई कोर्ट से ईडी ने स्टे ले लिया। तो खुलेआम कानून का दुरुपयोग हो रहा है।
खुलेआम जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन हम लोग अपनी लड़ाई लड़ेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से जल्द ही केजरीवाल जी को और मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को भी न्याय मिलेगा। युवा इस समय परेशान है रोजगार को लेकर। रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन रोजगार देंगे कैसे आप? ये है 2021 का मामला था। बदवाकला थाने में एक स्वरचित पुलिस का मुकदमा लिखाया गया था, जिसमें आज BW के पश्चात इनको सूचना मिली तो न्यायालय के आदेश पर आज न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। न्यायालय ने जमानत जल्दी से जारी कर सके। एक और मामला था पुराना, उसमें भी आज फैसला आना था, उसमें क्या? अब देखते हैं, अभी डेट नहीं हुई है। अभी देखते हैं कि डेट होगी तो जजमेंट आता है। अभी तो 4 बजे तक न्यायालय है। क्या मामला था वो? ये पुराना मामला है, बिजली पानी को लेकर के एक आंदोलन हुआ था, उसी में। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ANP न्यूज़।